नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनंत भट्ट। और बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे उस फर्जीवाड़े की जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। विवादों में फंसी प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज की है। आपको बताएं, पूजा पर फर्जी पहचान के आधार पर यूपीएससी में सिलेक्ट होने का आरोप है। यूपीएससी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। जालसाजी, डिसेबिलिटी और आईटी एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। यूपीएससी की जांच में सामने आया है कि पूजा ने जालसाजी कर अपने कागजात बदले और नियमों के मुताबिक तय मौकों से ज्यादा बार यूपीएससी की परीक्षा दी। विवादों में फंसी प्रोबेशनरी आईएएस पूजा खेडकर के फर्जीवाड़े की लंबी फहरिस्त सामने आ रही है। आपको बताएं, यूपीएससी की जांच में ये बात सामने आई है कि पूजा ने न सिर्फ माता पिता का नाम बल्कि मोबाइल नंबर, घर का पता, ईमेल आईडी तक के बारे में गलत जानकारी दी। यूपीएससी ने बताया कि पूजा के गलत आचरण की गहन जांच की गई है। इस जांच से ये सामने आया है कि पूजा ने फर्जी पहचान बनाकर परीक्षा नियमों के साथ धोखाधड़ी की और अनुचित लाभ उठाया। इसलिए यूपीएससी ने उसके खिलाफ कार्रवाई की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें पुलिस अफसरों के साथ एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सिविल सेवा की उम्मीदवारी को रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करना शामिल है। दरअसल यूपीएससी की तरफ से बर्खास्तगी से पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है। यही नहीं, उसे भविष्य की परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के मामले में अब नित नए खुलासे हो रहे हैं। यूपीएससी ने जब पूजा खेडकर के दस्तावेज की गहनता के साथ में जांच की, तब पता चला कि पूजा खेडकर के विकलांगता सर्टिफिकेट ही नहीं बल्कि पूजा खेडकर ने अपने माता पिता के नाम, फोटो, पता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर तक गलत किया उसमें, और उस फर्जीवाड़े से उसने यूपीएससी में अनुचित लाभ लिया। अब यूपीएससी ने पूजा खेडकर के खिलाफ में जो कार्रवाइयों की श्रृंखला है वो शुरू कर दी है। सबसे पहले पूजा खेडकर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और इसके बाद में पूजा खेडकर के ऊपर में एफआईआर भी दर्ज की गई है। दरअसल यूपीएससी को जब ये शिकायत मिली उसके विकलांगता सर्टिफिकेट को लेकर और भी तमाम सारी जब शिकायतें मिली, तब जब जांच की गई तब पता चला कि पूजा खेडकर ने ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो क्रीमी लेयर से वो आती हैं, लेकिन उसके बावजूद नॉन क्रीमी लेयर के सर्टिफिकेट में नाम, पता और माता पिता के नाम को लेकर हेराफेरी की गई उसमें, और उस ओबीसी के सर्टिफिकेट से प्री और मेंस परीक्षा में धोखाधड़ी किया गया। इसके बाद में विकलांगता का जो सर्टिफिकेट है उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया और उस विकलांगता के सर्टिफिकेट को इंटरव्यू में यूज़ किया गया। तो इस तरीके की जो फर्जीवाड़ा है वो पूजा खेडकर और ने किया है, तो इसी के चलते अब उनके ऊपर में कार्रवाई हो रही है। लेकिन यूपीएससी ने ये भी कहा है कि इस कार्रवाई को कर कर वो इस परीक्षा की पवित्रता को बनाए रखना चाहते हैं। निश्चित तौर पर अब यूपीएससी के लिए सवाल भी है कि क्या पूजा खेडकर जैसे और भी कई उदाहरण हैं जिन्होंने इस तरीके से जो जाली प्रमाण पत्र है उसको बनवा कर क्या कोई फ़ायदा लिया है, इसकी भी एक विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए। क्योंकि एम्स के पूर्व डायरेक्टर से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि पूजा खेडकर को कई बार एम्स के बोर्ड ने बुलाया, लेकिन वो अपनी विकलांगता की जांच करने के लिए कराने के लिए वो एम्स के बोर्ड के पास में नहीं आई। अब कई सारे जब पत्रकार उनके घर के पते पर पहुंचे तो पता चला कि वो एक कंपनी के नाम पर है उनका घर का पता, और वो कंपनी भी 2 साल से पिछले बंद है। तो इस तरीके के फर्जीवाड़ा जो है उसमें पूजा खेडकर अब फंसती हुई नज़र आ रही हैं, और देखना यह है कि आखिर पूजा खेडकर के बर्खास्तगी की ये जो कार्रवाई शुरू हुई है ये क्या अपने अंजाम तक पहुंचती है या नहीं। दिल्ली से प्रेम सिंह के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। प्रोबेशनर आईएएस अफसर पूजा खेडकर ने दिव्यांग प्रमाण पत्र के आवेदन में जो पता दिया वो अपना घर ना होकर कंपनी का पता है। कंपनी का नाम थर्मोवेरिटा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड है और ये कंपनी पूजा खेडकर की मां मनोरमा के नाम पर है। ये कंपनी पिंपरी चिंचवाड़ शहर में है।
ये कंपनी पिछले कई बरसों से बंद पड़ी हुई है। और इस मामले के तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेहमान से आपका परिचय करा दें। पूर्व आईएएस सुधीर कृष्णा सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मेरा सवाल ये है कि यूपीएससी का कहना है कि सीरीज ऑफ एक्शन शुरू हो चुका है, कैसे कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी और फाइनल जो एक्शन होगा वो कब तक हो सकता है? ये थोड़ा मामला पेचीदा सा है लग रहा है, क्योंकि यूपीएससी केवल रिकमेंडेशन देती है और अपॉइंटमेंट लेटर जो इशू हुआ है वो भारत सरकार के जो उनका पर्सनल डिपार्टमेंट है उनकी ओर से इशू होता है। जी। और यूपीएससी जो के पास जो सेल्फ सर्टिफिकेशन पर जो लोग अपने अपने सर्टिफिकेट फाइल करते हैं, जो ऑथराइज्ड मेडिकल अटेंडेंट से या हॉस्पिटल से अपने डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट टू बी इशूड बाय प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी, वो सब लोग अपलोड करते हैं एप्लीकेशन के साथ में, जिसके बिना पर और यूपीएससी वो सब वेरीफाई नहीं करते हैं। वो सबको वैसे का सच मान लेते हैं। अगर कोई उनको डाउट होगा तो उनको हक बनता है चेक करने का, लेकिन सामान्यतः वेरीफाई नहीं करते हैं और वो सारे पेपर जो हैं वो भारत सरकार को भेज देते हैं कि ये चयनित लोगों की लिस्ट है। उनका काम है इंटरव्यू लेना और एग्जामिनेशन कंडक्ट करना, इंटरव्यू लेना, और सारे जो डॉक्यूमेंट हैं अब प्राइमा फेसी ठीक ठाक दिखते हैं, अगर उसमें उनको कोई त्रुटि नहीं दिख रही है जी। तो वो उसको फिर भारत सरकार को भेजेंगे, जो कि जांच करते हैं, जो कि जांच का जहां पर उनको आवश्यकता लगती है। तो अब ये प्रश्न ये है कि इस केस में यूपीएससी उनको नोटिस देगी कि उन्होंने फ्रॉडलेंट पेपर सबमिट किया, वो तो ठीक है, लेकिन संभवतः भारत सरकार ने जिन्होंने अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया है उनको एक शो कॉज नोटिस देना पड़ेगा एज पर आईएएस प्रोबेशन रूल्स। जी। जब एक बार अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गया है तब उसके बाद भारत सरकार का हक बनता है और वो उसको आगे बढ़ाने का, ये इस तरह के फ्रॉडुलेंट बिहेवियर को लेके आगे बढ़ाने का उनकी भी ड्यूटी बनती है। यूपीएससी का अपनी जगह है, कोई किसी को फ्रॉड डॉक्यूमेंट देगा तो उसका तो हक बनता ही है, लेकिन जब अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो चुका है तो संभवतः मुझे लगता है भारत सरकार को भी इसमें इंक्वायरी में जोड़ना पड़ेगा। जी और सुधीर वरना सर, जब बात आती है सरकारी नौकरी की तो उसमें तमाम तरह के वेरिफिकेशन होते हैं, डॉक्यूमेंट्स की भी जांच की जाती है, व्यक्ति की पृष्ठभूमि की भी जांच की जाती है, और यूपीएससी आईएएस जैसी प्रतिष्ठित सेवा के लिए तो तमाम तरह अलग अलग स्तर पर जांच होती होगी। तो हम वो जांच का सिलसिला, वो वेरिफिकेशन की जो प्रक्रिया है वो भी समझना चाहते हैं, क्योंकि लोग इस बात को लेकर ज़्यादा हैरान हैं कि इतनी स्क्रूटनी होने के बावजूद, जैसा कि सुनने में आता है, फिर कैसे ये पूरी स्क्रूटनी से बचती चली गई। अब देखिए क्या है कि ये मुद्दा इंक्वायरी का है, इसलिए बहुत ज़्यादा कहना तो मुश्किल है, लेकिन अगरचे अपना ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर तो कोई दो रख सकता है, उसमें मुझे कोई वो नहीं लग रहा है कि इसके स्ट्रेट अवे इट कैन बी कॉल्ड ए फ्रॉड। आप दो फ़ोन नंबर रख सकते हैं, दो मोबाइल नंबर, लेकिन माता पिता का नाम तो बदला नहीं जा सकता। तो ये आधार कार्ड जो होता है, आधार नंबर होता है, वो तो एक ही होता है। तो आधार नंबर में आदमी अगर उसमें भी अगर दो आधार कार्ड बनवाएगा तो वो दैट इज़ अनदर मैटर। लेकिन अगर एक आधार कार्ड है तो सिस्टम में, अगर कंप्यूटराइज सिस्टम है, सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, सारा चेक हो सकता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ। लेकिन अगर ध्यान से एप्लीकेशन नहीं पढ़ी जाएगी, अगर हुआ है इस केस में, आधार नंबर में कोई चूक हो ही नहीं सकती है, वो एक ऐसा है, और पैन नंबर है, आधार नंबर है, ये दो नहीं बन सकते हैं। बाकी ईमेल एड्रेस दो हो सकते हैं, फ़ोन नंबर दो हो सकते हैं। तो अब मैंने जैसे कहा कि मुद्दा इंक्वायरी का है तो मैं बहुत ज़्यादा क्या कहूँ, लेकिन कहीं कहीं पे चूक है, यूपीएससी से भी चूक हुई है मेरे ख्याल से, मुझे लगता है ऐसा। मगर अब तो ये इंक्वायरी होगी तो, और भारत सरकार ने भी जब इंक्वायरी करेंगी तो उनका ज़्यादा क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है इस सब में, और ये एक बार की बात नहीं है, जबकि ये जिस बैच के एक साल होने को आ गए हैं पूरे ट्रेनिंग में, और एक साल तक ये चलता जा रहा है। तो समस्या, चिंता इस बात की है कि ये तो एक केस बाई चांस, जिन्होंने इस केस को जाहिर किया उनकी तारीफ की बात है, ऐसे कितने केस होंगे? क्योंकि आप जाके देखिए वहाँ जो कास्ट सर्टिफिकेट देते हैं तहसीलदार या जो भी देते हैं, वो क्या ध्यान देते हैं, कैसा सर्टिफिकेट किस तरह से चेक करके देते हैं। इसी प्रकार से इनकम सर्टिफिकेशन, उसका वेरिफिकेशन क्या है, वगैरह वगैरह। सो ये बहुत बड़ी, और नौकरियां मिल रही हैं, बहुत प्रमोशन हो रहे हैं इन सबको लेके। तो अब ये समय आ गया है। ये देखिए पूजा के केस में तो जो होना है सो होगा, वो तो एक कोई फ्रॉडुलेंट पर्सन है। यहाँ पर एक सवाल बड़ा हो जाता है। पहला सवाल तो ये कि क्या अब जरूरत है इस केस के सामने आने के बाद, अंदेशा क्योंकि लोगों के जहन में है, सवाल लोगों के जहन में है कि कहीं बड़े पैमाने पर ऐसा फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ है पिछले कुछ सालों में, इसकी जांच हो। दूसरी बात, क्या जो लोग अपॉइंट हो चुके हैं, जो पदों पर बैठे हैं,
कि एक सिलसिला चलाया जाए कि क्रॉस वेरिफिकेशन फिर से हो? देखिए, ये बहुत आवश्यक है। ये आवश्यक इतना ज़्यादा है इसलिए कि इतने तरह के रिजर्वेशन के क्राइटेरिया बनते जा रहे हैं। उसका वेरिफिकेशन करने का, देखिए, रूल बनाना आसान है इस मामले में, लेकिन उसको एनफोर्स करने का मैकेनिज्म चाहिए। कोई कहता है कि हमारी इनकम इतनी है, उसको जानने का तरीका क्या है बताइए। जिसकी जिसकी बंधी हुई तनख्वाह है, कहीं पे उसको ऑनलाइन मिलती है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, वो तो है। कोई बिजनेस है किसी का, कुछ है, कैसे आप जान सकते हैं क्या इनकम टैक्स रिटर्न में जो फाइल किया सो किया। सो ये बहुत बड़ी बात है। इसमें हमको, ये तो मैं तो कहूँगा कि पूजा का केस जो है ये हमारे लिए एक तरह से एक चाबी बन गया है समस्याओं को समझने के लिए, दरवाजा खोलने के लिए। वरना जी पता भी नहीं चलता कि ऐसे कितने केस चल रहे हैं। जी तो ये बिल्कुल, बहुत इस मामले ने आवश्यक उन लूप होल्स की तरफ इशारा कर दिया है जो सिस्टम में अभी भी हैं और जिनका फायदा उठाकर पूजा जैसे लोग प्रतिष्ठित पदों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, इस बात को गंभीरता से लिया जाएगा और न केवल इस मामले की जांच होगी बल्कि उस सिस्टम के लूप होल्स को दूर करने की भी कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर जी, हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम पहलुओं पर विस्तार से रोशनी डालने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, चल आते हैं। गुजरात में चांदीपुर वायरस के कुल 33 मामले सामने आए हैं। 16 लोगों की मौत हुई है। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री ऋषिकेश पटेल ने साबरकांठा सिविल अस्पताल में दाखिल मरीजों से मुलाकात करके उनका हालचाल जाना। गुजरात में चांदीपुर वायरस सबसे ज्यादा 6 लोगों की मौत साबरकांठा में हुई है। वडोदरा में 3 संदिग्ध एसएसजी अस्पताल में दाखिल कराए गए हैं। गुजरात के बाद राजस्थान के डूंगरपुर में चांदीपुर वायरस को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। रामसोर और बाल्दिया गांव के 2 बच्चों को डूंगरपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दोनों बच्चों के सैंपल जांच के लिए भिजवाए गए हैं। जुलाई माह में 4 बच्चों की संदिग्ध मौत हो चुकी है। हालांकि अब तक चांदीपुर वायरस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है और लगातार एहतियात बरती जा रही है। चिकित्सा विभाग डूंगरपुर पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। हमारी करीब 577 टीमें जो है फील्ड में काम कर रही है। सभी बीसीओ और कुछ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभी कोई ऐसा संदिग्ध केस यहाँ पर डूंगरपुर जिले में नहीं मिला है। सर, जुलाई माह में 4 मौतें हुई है, जिसमें एक उदयपुर जिले का है और 3 यहाँ के हैं। 3 जो मौतें हुई हैं उसमें से एक तो टीबी मेनिंजाइटिस की वजह से हुई है और दो जो है टीबी मेनिंजाइटिस की वजह से और एक वायरल डिजीज की वजह से हुई है। कल भी 2 संदिग्ध बच्चे भर्ती हुए हैं, 2 बच्चों के सैंपल लेके हमने उदयपुर भिजवाए हैं। बजट से पहले देश के कई बड़े सरकारी कर्मचारी संगठनों ने 8वें वेतन आयोग के जल्द गठन की मांग की है। इसके लिए उन्होंने वित्त मंत्री और कैबिनेट सचिव को चिट्ठी लिखी है। हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर ने इस बारे में बात की ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्र से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को बजट पेश करेंगी और इससे पहले 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग तेज हो रही है। मेरे साथ शिव गोपाल मिश्रा हैं जो जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के, जो सबसे बड़ी संस्था है रेलवे कर्मचारियों की, और इन्होंने इस बारे में कैबिनेट सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक भी की है। आप मिले हैं कैबिनेट सचिव से, क्या मांग आपने रखी उनके सामने? हमने उनसे कहा है कि अब 8 साल से ज़्यादा हो गए हैं और जो भी पे कमीशन आता है वो 1-2 साल घूमने फिरने में, अध्ययन करने में, मेमोरेंडम लेने में, चीज़ों को समझने में लगाता है। तो ये हाई टाइम है कि अब 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो जानी चाहिए। तो इसमें कैबिनेट सचिव ने क्या कहा जब आपने ये मांग रखी उनके साथ? कैबिनेट ने कहा है कि बात सही है आपकी, लेकिन हम समय आने पर निश्चित तौर पर इस पर विचार करेंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि हम इसके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है। हमने कहा बहुत अच्छा तरीका हो सकता है, क्योंकि 7वें वेतन आयोग ने कहा था कि जब 50% ये बढ़ जाए तो मैट्रिक्स को बदल दो, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज कर दो। एक और मांग भी है आपकी कि जो पुरानी पेंशन व्यवस्था है उसे बहाल की जाए। एक कमेटी, एक हाई लेवल कमेटी का ऐलान भी वित्त मंत्री ने किया था, वो कमेटी एग्जामिन कर रही है इस इशू को। क्या इस पर भी कोई प्रोग्रेस है? क्या हम मान सकते हैं कि बजट में भी इसको लेकर कोई ऐलान हो सकता है? ये सही है कि जो कमेटी है उसने अपने
जो उनका कार्यकाल था उसके दौरान हम लोगों से 2 मीटिंगें पहले भी की थी। मुझे आशा है कि कमेटी जो है वो इस बात को सरकार तक पहुंचाएगी और मुझे लगता है कि सरकार भी इस बारे में कुछ सहिष्णु जरूर होगी और इस बजट में उसका ऐलान करने का काम हो रही है। कल नई दिल्ली से सैन फ्रांसिस्को जा रहे एयर इंडिया के एक विमान को रूस में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। विमान के क्रू ने इसके कार्गो वाले हिस्से में एक अहम गड़बड़ी पकड़ी। एयरलाइंस के मुताबिक 1 साल के भीतर यह दूसरी ऐसी घटना है। अमेरिका और यूरोप की बहुत सारी एयरलाइंस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूसी आसमान से दूरी बरतती हैं, लेकिन एयर इंडिया इस रास्ते का इस्तेमाल करता है क्योंकि अमेरिका जाने वाले दूसरे विमानों के लिए इसके मुकाबले में इसमें वक्त कम लगता है और ये किफ़ायती भी है। माइक्रोसॉफ्ट में तकनीकी खराबी की वजह से आज दुनिया का बहुत सारा कारोबार उल्टा पुल्टा होता दिखा। हवाई जहाज रुक गए, मुसाफिर अटक गए, कारोबारी फंसे रहे, बस इसलिए कि माइक्रोसॉफ्ट के सिस्टम में एक गड़बड़ी आ गई। माइक्रोसॉफ्टवेयर के इस्तेमाल वाले पूरे सिस्टम पर आज भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में अचानक से ब्रेक लग गया। इस गड़बड़ी का असर भारत में भी व्यापक तौर पर दिखाई दिया। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और गुरुग्राम स्थित विभिन्न कंपनियों में काम कर रहे कर्मचारियों के सिस्टम पर एकाएक एक ब्लू स्क्रीन दिखने लगी। इस गड़बड़ी से उड़ानों पर असर देखने को मिला। स्पाइस जेट, अकासा एयर ने दिक्कत की पुष्टि की। प्रेरणा शर्मा ने दिल्ली के हवाई अड्डे पर बात की कुछ परेशान मुसाफिरों से। इस वक्त मैं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पे मौजूद हूँ। हालांकि यहाँ जो सिस्टम का रिस्टोरेशन प्रोसेस है आप देख सकते हैं कि वो ठीक हो गया है, लेकिन जो पैसेंजर्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं क्योंकि उनकी जो फ़्लाइट्स है वो कैंसिल हो गई हैं और इसके बारे में उन्हें पहले से कोई जानकारी नहीं दी गई थी। उनका कहना है कि अब वो क्या करें, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। कुछ लोग तो जो दिल्ली के हैं वो वापस अपने घर जा रहे हैं और कुछ लोगों ने अर्जेंटली, जिन्हें बहुत जल्दी थी जाने की, उन्होंने टिकट्स बुक किया है आनंद विहार टर्मिनल से और वो अब जा रहे हैं ट्रेन की टिकट लेके। और लोग ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने इंडिगो या फिर तमाम ऐसी एयरलाइंस के ऑफिसेज में यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाके हेल्प डेस्क पे बात की है, लेकिन उन्हें कहा गया है कि रिफ़ंड नहीं मिलेगा और हो सकता है कि वो एक नई फ़्लाइट को रीशेड्यूल करेंगे और इसकी वजह से जो यात्री हैं वो काफ़ी परेशान हैं। हालांकि एयरपोर्ट पे जो है वो और स्टाफ्स को डिप्लॉय किया गया है ताकि लोगों को सहायता मिल सके, लेकिन फिर भी लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं और अभी हम देख सकते हैं कि ठीक तरह से जो सिस्टम है वो भी ठीक नहीं हुआ है। लोग इसका निरंतर प्रयास कर रहे हैं और काफ़ी जो यात्री हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं। नमस्कार। कारगिल युद्ध को 25 साल पूरे हो चुके हैं। कारगिल एक ऐसा युद्ध था जिसमें पाकिस्तान ने साजिश और धोखे के साथ अपने सैनिक कारगिल और द्रास के ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बैठा दिए थे। भारतीय सेना काफ़ी बहादुरी से लड़ी और इन सैनिकों को खदेड़ दिया। हम पहुंचे कारगिल, मिले उन जांबाज सैनिकों से जो उस वक्त लड़ रहे थे और ऑपरेशन विजय की कहानी उन्होंने सुनाई अपनी जुबानी। सुनते हैं। इज्जत के लिए प्रेशर था कि जल्दी जल्दी अपना एरिया कैप्चर करो। ये बैटल दुनिया में एक मिसाल है। इस साइड पे कोई आर्मी और एयरफोर्स और किसी फोर्स ने लड़ाई नहीं करी। ऊपर 100 मीटर चढ़ना 30 किलो वेट के साथ में, वेपन के साथ में, पूरी 2 नाइट, तीसरी नाइट फिर अटैक करना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। हमारे सोल्जर्स विभिन्न प्रांतों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, लेकिन वो सब इस 3 वाक्य नाम, नमक और निशान से साथ जुड़ जाते हैं, तिरंगे के साथ, और अपनी देश की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। टाइगर हिल पे जो आप शॉट दिखाते हैं टॉप पे पड़ता, वो मैंने ही फायर किया था द्रास से,
डायरेक्ट शूटिंग कर रहे थे। मैं कमांडिंग अफसर 108 मीडियम का था, जिसमें कि बोफोर्स रेजिमेंट थी और हमारी यूनिट दूसरी कोर से इंपोर्टेड थी। राजौरी सेक्टर से हम आए थे 25 डेज से, क्योंकि यहाँ पे बोफोर्स गन की कमी थी, एक ही ट्रुप था और बाकी सब फील्ड रेजिमेंट थी। तो बोफोर्स रेजिमेंट की ज़रूरत महसूस हुई थी कि उस पर असरदार कारगर फायर कराया जा सके, जैसे कि हम अब वापस अपना कब्जा कर सकें। तो कहा जाता है कि वो गेम चेंजर था बोफोर्स। गेम चेंजर बिल्कुल बोफोर्स ही गेम चेंजर था। गेम चेंजर बोफोर्स क्या पूरी आर्टिलरी गेम चेंजर थी। ये कहा जाता है कि आर्टिलरी का सबसे मेजर रोल, क्रिटिकल रोल जो था आर्टिलरी ने प्ले किया था। और इन्फेंट्री, आर्मर्ड, सिग्नल इंजीनियर्स सब लोगों ने, बड़े बड़े जनरल, सब रिटायर्ड जनरल्स ने आरटी को ही क्रेडिट दिया वापस हमको अपना पूरा एरिया लेने के लिए। तो यहाँ तक बोफोर्स जो लाए तो क्या दिक्कत हुई, क्या कैसे? बोफोर्स नहीं लाने में, यहाँ तक लाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। राजौरी से आए श्रीनगर, उधमपुर, श्रीनगर सीसी रोड से आए थे मतायन होते हुए, लेकिन अभी एरिया इम्प्रूव हो गया है। यहाँ पे ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी हम लोग का एम्प्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट के लिए। बोफोर्स लाए थे तो आपको पूरा भरोसा था आपकी यूनिट को कि ये कारगर रहेगा? बिल्कुल, हमको पूरा भरोसा था, क्योंकि उससे पहले हम फायरिंग ट्रेनिंग में देख चुके थे, प्रैक्टिस कैंप्स में देख चुके थे और हमको पता था कि 1-2 मीटर इसका हम मूव करा सकते हैं। और वर्ल्ड की सबसे बढ़िया गन, सबसे बढ़िया प्रिसीजन शूटिंग वाली, सबसे बढ़िया कारगर और इफेक्टिव गन मानी जाती थी। सर वो फाइनल असॉल्ट याद है आपको? ये फाइनल असॉल्ट, एक्चुअली फाइनल असॉल्ट जो लास्ट में 2 टाइगर हिल पर और .4875 पर, टाइगर हिल पर 3rd और 4th नाइट को अटैक किया और 4th और 5th नाइट को .4875 जो उसके पीछे था उस पर अटैक किया। उनको सरप्राइज़ देने के लिए एक दिन बाद वहाँ रेस्क्यू किया था। उनकी फोर्स इतनी थी नहीं, उनको डिवाइड करने के लिए अपने दोनों जगह ब्रिगेड अटैक किया गया था और वो जाके 8 तारीख तक हमने दोनों फीचर कैप्चर कर लिए थे। और उनके जो मुशर्रफ भाई थे वो अमेरिका में बैठे हुए थे, प्रेसिडेंट के पास ना गुफ्तगू कर रहे थे कुछ बचने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए। उन्होंने 10 तारीख को घुटने टेक दिए थे और 10 तारीख के बाद उन्होंने पीछे आना शुरू कर दिया था और हम लोगों ने कहा था जहाँ रुकोगे फायर करेंगे। तो जब वो रुकते थे तो हम लोग फिर बोफोर्स से दूसरी गन से फायर करते थे, वापस चलते चले जाओ। सर आपके पीछे है ना टाइगर हिल? टाइगर हिल सबसे मैजेस्टिक, आप जो देखते हैं टाइगर हिल, वो सबसे बड़ा चैलेंजिंग फीचर टाइगर हिल नहीं था। टाइगर हिल मैजेस्टिक था, चार्मिंग था और वर्ल्ड फेमस हो गया था फीचर की शक्ल और नक्शे फसाड की वजह से। लेकिन इससे बड़ा फीचर था .4875 जिसके पीछे था। वहाँ हमारी एक बटालियन और एक और जो कुछ ट्रुप्स एडिशनल डिप्लॉय करने पड़े थे, एडिशनल फेज में उसको कैप्चर करना पड़ा था, वो ज़्यादा मैसिव था। 4875 पूरी हमारी यूनिट आई थी, दूसरी कोर से बुलाया गया था इसलिए कि प्रेशर पड़ रहा था और हमारे पास प्रेशर था कि इज्जत के लिए प्रेशर था कि जल्दी जल्दी अपना एरिया कैप्चर करें। आज के दिन कितने नॉस्टैल्जिक है जब आप यहाँ आए? तो आज के दिन कितने नॉस्टैल्जिक हैं आप जब यहाँ आए? बेहद, बहुत ज़्यादा। हमें 2 साल पहले भी यहाँ एक फंक्शन हुआ था 30 जुलाई को, उस दिन मैं आया था। उस दिन एक्चुअली .5140 जो हमने टोरो लिंक के बाद कब्जा किया था उसको आर्टिलरी ने ही कैप्चर करवाया था। तो उसको इज्जत देने के लिए आर्टिलरी को आर्मी हेडक्वार्टर ने उसका नाम गन हिल रखा है, आज बताया जाएगा। तो उसका सेलिब्रेशन हुआ था 30 जुलाई को 2 साल पहले, तभी हमको बुलाया गया तो हम आए थे। और ये ऐसे छप गया है, स्टैम्प हो गया हमारे दिमाग में 99 की लड़ाई की सारी पहाड़ियाँ के हम, क्योंकि 25-30 किलोमीटर के दायरे में घूमते रहते थे, डायरेक्ट शूटिंग करते थे, जिसका सबसे ज़्यादा असर हुआ और हमको जीत दिलाया। बहुत आपके मेमोरी में छप गई होगी ना ये सारी चीज़? ये चीज़ छप ही नहीं सकती, मतलब कि मिट नहीं सकती, छपी हुई जो परमानेंट हो गया है। और हमको हर क्षण पे एक दिन का सब चीज़ का हमको याद रहता है कि किस वक्त किस तरह फायरिंग कहाँ पे कैसे क्या किया। बहुत ज़्यादा मेमोरेबल, बहुत हाईली मेमोरेबल, सबसे ज़्यादा मेमोरेबल पीरियड था। कुछ और कहना चाहेंगे सर? कुछ और कहना यही चाहेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि पढ़ाई, एकेडमिक पढ़ाई से हट के हमको एप्लीकेशन पे बहुत जोर देना ज़रूरी है। और उसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, क्या चेंज हो सकते हैं लड़ाई के मैदान में, उसमें क्विक रिएक्शन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, सरप्राइज चाहिए और इनिशिएटिव चाहिए। पढ़ाई जो है एकेडमिक, वो ब्रॉड पैरामीटर्स पढ़ाई के लिए ज़रूरी है, लेकिन ग्राउंड पे जो एक्चुअल एक्शन करना पड़ता है उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। वो आपका दिमाग की चुस्ती और स्फूर्ति पर डिपेंड करता है। आई एम फ्रॉम 286 मीडियम रेजिमेंट कारगिल। जैसा कि आप देख सकते हैं ये पहाड़ियाँ द्रास एरिया में है। आप टाइगर हिल देख सकते हैं, उसके बगल में बत्रा टॉप है और गन हिल है। बत्रा टॉप
और गन हिल मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि बत्रा टॉप जो कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र के नाम पे रखा गया है, उनकी बहादुरी और शौर्य, वो मेरे बैचमेट थे और जो उन्होंने बहादुरी और शौर्य यहाँ दिखाया है और देश को जिस तरह से उन्होंने इकट्ठा किया है नारा देके, ये दिल मांगे मोर, सारे लोगों को, सारे अपनी पलटन को उन्होंने इस नारे के साथ एकजुट कर दिया। जो हमारे जवान थे वो और कैप्चर और बंकर कैप्चर करने के लिए अग्रसर हो गए, वो आगे बढ़ना चाहते थे और बंकर कैप्चर करना चाहते थे। और ठीक उसके बगल में मेरे दूसरे साथी कैप्टन अनुज नैयर महावीर चक्र पोस्टमस, उन्होंने बहुत बहादुरी के साथ अपना कार्य को पूरा किया, पोस्ट को कैप्चर किया और घायल होने के बावजूद भी इवैक्यूएट नहीं हुए और अपने सोल्जर्स को नेतृत्व करते रहे ताकि हम पोस्ट को कैप्चर कर पाएं। और इन सब लोगों के बलिदान की वजह से ही आज हम यहाँ खड़े हैं और रजत जयंती मना रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो माउंटेन पीक्स हैं, इसके ऊपर माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन किए जाते हैं। जंग नहीं लड़ी जा सकती है क्योंकि ऐसे फीचर्स में जंग लड़ना नामुमकिन है, आप नहीं लड़ सकते इन फीचर्स में जंग। और यहाँ पे एक डिटरमिन्ड एनिमी बैठा हुआ था जो ऑटोमेटिक फायर के साथ और अपने मिसाइल्स और आर्टिलरी बम्बार्डमेंट कर रहा था, लेकिन हमारी भारतीय सेना डटी रही। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया और जिस तरह से हमने आर्टिलरी ने इन्फेंट्री को सपोर्ट किया ताकि इन सारे फीचर्स के ऊपर हम इफेक्टिव बमबारी कर सकें, बम्बार्डमेंट कर सकें, ताकि इन्फेंट्री में लेस कैजुअल्टीज़ हों और इन्फेंट्री आगे बढ़ती रही और आर्टिलरी अपना बम्बार्डमेंट स्लोली उठाती रही ताकि इन्फेंट्री के ऊपर कोई आंच ना आए। और लास्ट मोमेंट तक आर्टिलरी अपना बम्बार्डमेंट करती रही और तभी बम्बार्डमेंट रोका गया जब हमारे ट्रुप्स 10 मीटर ऑब्जेक्टिव के पास नहीं पहुंच गए थे। और ये इन्फेंट्री और आर्टिलरी के तालमेल से ही हम इन फीचर्स को, जैसे आप देख सकते हैं, तोलोलिंग हो गया, बत्रा टॉप हो गया, टाइगर हिल हो गया, को हम कैप्चर कर पाए। सर, आपने कहा कि ये माउंटेन जो है चढ़ाई करने के लिए, वॉर करने के लिए नहीं है। वो क्या चीज़ है जो एक सोल्जर को मोटिवेट करती है कि नहीं, वॉर है तो लड़ना है और जीतना भी है? एक सोल्जर के लिए नाम, नमक और निशान मेन होता है, पलटन की इज्जत, तिरंगे का मान, इसी के ऊपर सोल्जर चलता है और यही चीज़ है जो हमारे देश को इकट्ठा करती है। हमारे सोल्जर्स विभिन्न प्रांतों से आते हैं, अलग अलग स्टेट से आते हैं, अलग अलग कल्चर से आते हैं, लेकिन वो सब इस 3 वाक्य नाम, नमक और निशान से साथ जुड़ जाते हैं, तिरंगे के साथ, और अपनी देश की रक्षा के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार होते हैं। मैं अपने और अपने देश की और अपनी सेना की एक छोटी सी बहादुरी की कहानी बता सकूं। हर सोल्जर की, जिसने ये लड़ाई लड़ी है, हर सोल्जर की अपनी एक एक छोटी छोटी बड़ी हर का सोल्जर की एक कहानी है, क्योंकि ये एक ऐसी वॉर थी, टफेस्ट वॉर, जो कि टॉप में बैठा हुआ 5 आदमी नीचे 500 लोगों को हैंडल कर सकता है। ऊपर 100 मीटर चढ़ना, 30 किलो वेट के साथ में, वेपन के साथ में, पूरी 2 नाइट, तीसरी नाइट फिर अटैक करना, ये छोटा मोटा काम नहीं है। आप 100 मीटर इस एरिया के अंदर, इस क्लाइमेट में आज से 25 साल पहले चल के दिखाएं। आप ऊपर चढ़ें 100 मीटर बिना पैकेज के, बिना उसके अम्युनिशन के, बिना वेपन के चढ़ के आप देखेंगे, आपको पता लगेगा कि कितना जज्बा, कितना करेज चाहिए, फिजिकली, मेंटली, ठीक है। बट थैंक गॉड टू इंडियन आर्मी ट्रेनिंग सेंटर्स, इंडियन एकेडमीज, जो ट्रेंड करती हैं सोल्जर को इस पोजीशंस के लिए, इस काम के लिए, ताकि देश की रक्षा टाइम आने पर कर सकें। आपका रोल क्या था सर? सर, मेरा रोल था .4700, जो आपकी जो टाइगर हिल है इसके पीछे पड़ता है, एलसी के पास है एकदम से। और मेरा रोल पैरा ब्रिगेड के साथ में 1SF, 21SF, 6 पैरा, 7 पैरा ब्रिगेड की ऑपरेशंस, जो कि अक्रॉस एलसी पीछे से जाके सप्लाई लाइन काटने का जो कि टास्क मिला था पैरा ब्रिगेड को, उसमें 7 पैरा के ऑपरेशंस के लिए .4700 के लिए मैं FO नियुक्त किया गया था।
3 दिन चलने के बाद यहाँ से दराज से गुमरी के अंदर असेंबल हुए, गुमरी से हमें लॉन्च किया गया। उसके बाद में दराज आए, दराज में आते आते यहाँ पे पूरा फायरिंग होता था। नाइट में आप जा सकते थे। दराज से 2 नाइट के चलने के बाद हम मस्को पहुँचे। मस्को के अंदर सफ़ेद नाला पूरा जमा हुआ है, जो पूरे 12 महीने जमा रहता है। उसके ऊपर से जा कर के 0.4700 को हमने एक नाइट जा कर के हमने बीच में रुके। अगली नाइट में हमने अटैक किया। जब अटैक किया हम डे लाइटेड हो गए। पहले हम सोच रहे थे कि ये ऑब्जेक्टिव है, बट वो एक उनका एलपी था। एलपी लिसनिंग पोस्ट बोलते हैं, जिसमें 2 आदमी मेन पोस्ट से आगे बैठा के रख देते हैं। आपको इसमें इतने बड़े एरिया में जो ऊपर से दिख रहा है ऐसा नहीं है, जब नज़दीक जाते हो तो पता लगता है कितना बड़ा एरिया है। उसके अंदर जब उन्होंने फर्स्ट फायर खोला एनिमी का, तभी पता लगता है कि जब फर्स्ट फायर खोलते हैं। क्योंकि मेरा गुमरी के अंदर जब हम लॉन्च हो रहे थे, एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पे आपको। कैप्टन विक्रम बत्रा जो उस टाइम पर अपना फर्स्ट अटैक सक्सेसफुल करके नीचे आए थे गुमरी में, आप जैसे मीडिया के साथ में इंटरेक्शन चल रहा था, उन्होंने ये दिल मांगे मोर जो बोला था, उसके बाद वो हमारे पास आए, हम लोगों के साथ इंटरेक्शन हुआ। उनका एक पॉइंट उसी टाइम मैंने पकड़ा। उन्होंने बोला ये पाकीज़ ना, मैं बोल नहीं सकता, ही यूज सम वर्ड्स बिकॉज ही इज़ ए ब्रेव ऑफिसर। बोला सर 50 मीटर तक पहुंच जाओ, फायर नहीं खोलते हैं, क्योंकि उनकी तादाद कम है। क्योंकि जब तक उसकी रेंज में नहीं आओगे 50 है तब पिन पॉइंट करके मारेगा आपको। वही हुआ हमारे साथ। आपको 0.4700 का पता है बिफोर अटैक, आपको मालूम है 0.470 ये पोजीशन है, मैप में है, ग्राउंड पे आपको दिख रहा है दूर से। बट एक्चुअल में जब आप चढ़ के जब जाते हैं तब पता लगता है कि क्या है। उससे पहले आपको ओपन हो गया फायर और डे लाइटेड हो गए दिन में। दैट वाज आवर गुड लक कि वो एनिमी रात भर, क्योंकि फायर होता रहता था, लड़ाई होती थी, पूरे सो रहा था। तो उसका बट 50 मीटर पहले वाला जो उनका लिसनिंग पोजीशन था उसने ओपन किया फायर ओपन होते ही हमारा एक जवान शहीद हो गया उस फर्स्ट फायर में। और इमीडिएटली हम लोगों ने पोजीशन अपनी क्रॉस करके पोजीशन लिया। बट पहले फायर के बाद में हमें उनकी पोजीशन का पता लगा। उसके बाद में मल्टीपल 3 पोजीशन थी, 3 पोजीशन से 4960, 0.4700 उनसे फायर खुल गया। बट लकीली सब लोगों ने हमने रिज चेंज किया। आप लगा सकते हो ये पहाड़ी है, आप इधर चल रहे हो, एनिमी इधर बैठा है, एनिमी के सामने चल रहे हो आप दिन में, बट सो रहा है। सुबह 7:30 का टाइम है। हम लोगों ने फर्स्ट फायर खुलने के बाद वी केम चेंज द रिज चेंज करके पोजीशन लिया और एनिमी के ऊपर स्मॉल आर्म्स का पहले रॉकेट लॉन्चर्स हमारे पैरा के वो फायर किए, LMG का फायर हुआ, ये सारे हमारे फायर हुए। तकरीबन हम 800 से 1000 मीटर के आसपास में हम उनकी दूरी पे थे। LP को डाउन किया, दूसरों किया। फिर तकरीबन आधे घंटे से 1 घंटे के बीच में आधा घंटा हमें फायर को कॉल करने में लगता है। वहाँ से रेडियो सेट पूरा जाम, केवल जो आपका हैंड्स से चलने वाला आपका टेलीफोन होता है आर्मी का, वो काम करता था। वो लाइन ले करके हमारी OP पार्टी आती है, इन्फेंट्री की आती है, वो ले करती है। उससे हमने पीछे कॉल किया गन्स को, जो कि आपका मस्को के बेस पॉइंट से गन पॉइंट दराज से आपका कमांड सेंटर। सो आपका कम्युनिकेशन आप लगा सकते हो कितना इम्पोर्टेंट है। वो आधा घंटा लगा। फर्स्ट फायर आया विदिन आधे से कम्युनिकेशन के बाद आधा घंटा लगा, 25 से 30 मिनट में बफोर्स का पहला राउंड आया। जैसे ही पहला राउंड आया, क्योंकि हमारा जो फर्स्ट प्लाटून था वो आगे नीचे दब गया था, जैसे ही पहला फायर एनिमी के ऊपर 0.4
कि मेरे पास पहले ही GR ग्रिड रेफरेंस उसका हम डाटा लेके चल रहे थे एनिमी का 0.47, वो स्ट्रेट अवे गन्स को पास किया गया। जैसे ही पहला फायर आया गन का बफोर्स का 1 राउंड, लोगों के अंदर खुशी का जो जवान थे, सर यहीं आने दो, सर यहीं आने दो, यही है, और गोले। मैंने वो पॉइंट रजिस्टर किए। रजिस्टर करने के बाद में हमने फायर प्लान से फायर किया, पूरी रात उनके ऊपर फायर चला, एनिमी को पूरा तहस नहस कर दिया। अगले नाइट में जा कर के हमने उसको ऑब्जेक्टिव को सक्सेसफुली कैप्चर किया। मैं पहले दिन से इस वॉर में आया था यूनिट के साथ। मेरी यूनिट 197 मीडियम रेजिमेंट, हम लोग श्रीनगर से आए थे और मैं लकी रहा कि जब सीज़ फायर हुआ 16 जुलाई तब तक मैं लास्ट था। मैंने और हमारी यूनिट ने मैंने मोस्टली हर अटैक्स में हम लोग ने पार्टिसिपेट किया। स्टार्टेड टोलोलिंग के बाद फिर 5140 एंड ट्रिपल बिम, एंड मैं लकी था जो आप पीक मेरे पीछे देख रहे हैं 5140, मैं करीब 40 डेज़ उधर था एंड वहाँ पे हमको रेजिस्टेंस मिला। उस पीक को कैप्चर करने में हम लोग को 10 दिन रखे, 3 बटालियन के साथ इन्फेंट्री बटालियन, वो हमने डायरेक्ट में यूज़ करी एंड बहुत नियर करी विदाउट टेकिंग केयर ऑफ आवर ओन सिक्योरिटी, बट दैट वाज रिक्वायर्ड। हमको ज़रूरी थी पाकिस्तान की बंकर जो वेल फोर्टिफाइड थे सोल्जर्स को नाकाम करने के लिए। एंड आई थिंक उसके बाद मैं सभी पीक्स में फायर डालता रहा, वेदर इट्स टाइगर हिल और 4735 और पिम्पल अदर फीचर। एंड आई एम प्राउड दैट हमने वो हमारे वैलर, हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे ग्रिड और हमारे में जितना बिलीव था टुगेदर हमने उसको अचीव किया। एंड आई थिंक सो ये बैटल दुनिया में एक मिसाल है। इस साइड पे कोई आर्मी और एयरफोर्स और किसी फोर्स ने लड़ाई नहीं करी, बट आई थिंक सो वी कैन स्टिल गिवन अ चांस मिले। आई एम स्टिल रेडी टू फाइट अंदर बैटल ऑन दिस सेक्टर। आई एम सो कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। सर, एक जो आर्मी मैन होता है उसकी मेंटलिटी क्या होती है जब वो वॉर जोन में जाता है, और वो हिम्मत कहाँ से आती है, वो डर को कैसे जीतता है? तो बोलते हैं फियर ऑफ अननोन। हाँ, फियर ऑफ अननोन सब में होता है। मैं नहीं बोलूँगा मेरे में नहीं था, मेरे में भी था, पर उस समय ज़रूरत क्या था? मेरी बटालियन की इज्जत, देश की इज्जत। एंड आई थिंक सो उसके अलावा मैंने कुछ नहीं सोचा। मेरी शादी को 2 साल हुए थे। मैंने वाइफ को केवल एक इंडक्टोन से पहले लिखा था कि मैं जा रहा हूँ। मैंने उसको ये नहीं बताया था कहाँ जा रहा हूँ, किस कंडीशन में, बिकॉज वो लड़ाई कोई सोच नहीं सकता था कैसी लड़ाई। जब मीडिया ने देखा तब उसको समझ में आया कि बहुत ही ख़तरनाक लड़ाई है। बट वो फियर को मैंने टेक ओवर किया क्योंकि मेरे को ट्रुप को लीड करना था और सक्सेसफुली लीड करना था। हम जीतने आए थे यहाँ पे, ठीक है। कैजुअलिटी होगी और मैं उसको कोलेटरल डैमेज बोलता हूँ, वो होता है, बट मेंटली ये था कि नहीं, एक ही मिशन है, इनको निकालना है यहाँ से, हमारी जितनी पीक्स हैं उसको कैप्चर करना है और विजय हासिल करनी है। एंड मेंटली अपने आप को मैंने बहुत टाइट किया एंड उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। आपने कहा आपकी शादी 2 साल पहले हुई थी, फिर फैमिली को कैसे बताया, कैसे समझाया, कैसे भरोसा दिलाया कि मैं आऊँगा वापस, नहीं भी आऊँगा? तो मैंने ये बोला था कि 99% मैं आऊँगा, नहीं भी आऊँगा। मैंने वाइफ को ये बोला कि यू आर ऑन योर ओन, आप अपना ध्यान रखना है आपने। अब 2 साल हुए आपकी शादी को, आप डिसीजन ले सकती है वापस रीमैरिज के लिए। और शायद वो मेंटली प्रिपेयर नहीं हो पाई थी, बट शायद मैंने उनको मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर दे दिया था कि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी लाइफ में मेरी बटालियन और मेरा देश है। एंड आई थिंक सो मेरे को फ़ौजी के दिल में एक ये मौका होता है, हर फौजी के मन में होता है कि मेरे को एक बार वॉर के लिए मौका मिले। शायद मैं लकी था और आई एम प्राउड दैट मेरे को मौका मिला और मैं लड़ा और हमने विजय हासिल करी। सर, ये जो पहाड़ी है, बहुत सारे लोग कहते हैं ये लड़ाई के लिए नहीं बनी है, ये माउंटेनियरिंग के लिए बनी है। पीछे जो आप देख रहे हैं 5140 है। हाँ। इसका ग्रेडियंट 70 डिग्री है। हाँ। 70 डिग्री हमने कैसे अटैक किया होगा आप सोचिए। हाँ। और हमारे ऊपर पाकिस्तानी बैठे थे और एक बंकर में नहीं थे, वो 17 बंकर में थे। आप बताइए कैसे? और ऊंचाई पे थे, सब देख रहे थे कि आप चल रहे हैं। ऑक्सीजन लेवल नहीं था। हाँ। और ऊपर से एम्युनिशन था, उनके बाद आर्म्स से एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी जो डायरेक्ट रूल में यूज़ कर रहे थे, उनके बाद मिसाइल्स थी, सब यूज़ कर रहे थे। पर हमने आर्टिशल से उनको इतना मारा कि मतलब उनकी हमने 80% तबाही कर दी थी हमने अटैक से पहले। तो बिलीफ, कॉन्फिडेंस, जज्बा ही होता है वो जो आपको आगे लेके जाए। कभी मैं बोलूँगा सीज़ फायर के एंड तक वो जज्बा वैसे ही था और आज भी है। कभी आप याद करते हैं सर जब अकेले बैठते हैं, या कभी दिमाग में सोचते होंगे कि मैं कैसे ऊपर तक चढ़ा, ऊपर से फायरिंग? आप बोलेंगे तो मैं मेरे हर दिन का आपको हर दिन का मैं आपको बता सकता हूँ। मेरे मेमोरी में आज भी ये बैटल फ्रेश है, फ्रॉम डे 1 टू डे एंड।
मुझे याद है मैं जब उतर रहा था तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब टोलोलिंग में थे और मैं पैदल उतरता 5140 में, टोलिंग में वेट करते रहे मेरे लिए। पर मेरे ख्याल से हेलीकॉप्टर चॉपर ने बोला नहीं सर आप ऊपर चलिए, मैं लेकर आऊँ उनको, और वो चॉपर मेरा वेट करता रहा। जॉर्ज फर्नांडिस साहब ने बोला था डिफेंस मिनिस्टर के लेकर, वो मेरे को लेकर आया। फिर मैं जनरल मोहिंदर पुरी साहब थे, वो मेरे वेट करते, मैं उनसे मिला, बिकॉज मैं ऑलमोस्ट बैटल एंड ओवर के बाद निकल रहा था। तो मेरे लिए तो ये एक ही चीज़ याद है, हाँ मतलब ये है कि बार बार इसकी तरफ देखता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है, और ग्रेटिट्यूड भी है, भगवान हम्बलनेस है कि हमने बहुत लोग खोए पर मैं रहा उधर और हमें विजय प्राप्त करी। एक अंतिम का सवाल है, बैटल आम जिंदगी में आपको कुछ सिखाया जाता है, वो क्या चीज़ होती है जो आपको सिखाया जाता है? जो हमें ट्रेनिंग होती है हमको दिखाया जाता है कि मेंटली यू नीड टू बी टफ सबसे पहले, और ज़िंदगी होती है अपने आप को ट्रेन करती है। और मैं लकी था कि मैंने CIA ऑपरेशन में भी काम किया है, तो मेंटली आपको सिखाया जाता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है लाइफ में, और हम जो शपथ लेते हैं, हमारी शपथ में हमारी सेफ्टी वो सबसे लास्ट प्रायोरिटी होती है, हमारे देश हमारे लोगों की सेफ्टी हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। और अब रिटायरमेंट लाइफ में आपको सेना में इतने साल रहने के बाद वो रिटायरमेंट लाइफ में आप कैसे उसको यूज करते हैं? क्या वो पेशेंस वो चीज़? बहुत पेशेंस है, ऑब्जेक्टिव है, मेंटल स्ट्रेस हम ऐसे ही ले लेते हैं। मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हूँ, मैंने सब कंपनी के साथ काम किया है, डॉइच बैंक, BNP पारिबास, माइक्रोसॉफ्ट, अभी भी मैं काम कर रहा हूँ। आई थिंक सो बहुत सारी चीज़ सीखने को मिलती है जो कि मैं MA डिग्री नहीं सिखाती, आपको डॉक्टरेट नहीं सिखाती, जो ये लाइफ आपको सिखाती है, और आई थिंक सो कॉर्पोरेट वर्ल्ड भी नहीं सीख सकता। तो हम लोग को तो बहुत मैच्योरिटी है, पेशेंस है, जो कि काम आता है हमारा। तेलंगाना में राजन्ना सिरसिल्ला जिले के किशन दास पेटा प्राइमरी स्कूल के एक शिक्षक का तबादला हुआ, तो उनकी विदाई के वक्त एक छात्र रो पड़ा। 10 साल की सेवा के बाद उनका तबादला हुआ है, लेकिन जब वो जाने लगे तो छात्रों ने अपनी भावनाएं अपने आंसुओं के जरिए प्रकट की। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन छात्रों पर इन टीचर साहब का कितना बड़ा प्रभाव था और किस तरीके से इनका आपसी रिश्ता रहा होगा।